जल चक्र। जल चक्र जो है, जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, स्वरूप को कार्य करता है, बदलता रहता है। जैसे महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से धरती, धरती से फिर महासागर, इसी को कहा जाता है जल चक्र। जल चक्र है ये, होगा जल चक्र। महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से धरती, धरती से फिर महासागर में, इसी को कहते हैं जल चक्र। और लवण जल के स्रोत कौन कौन से? नदी है, जहाँ मन मीठा जल है, नदी, ताल, ताल माने वो झील, सोते, सोते है ना, हिमनद है, हिमनद मीठा जल है, हिमनद। लेकिन अधिकांश देखा जाए महासागर और समुद्र में, महासागर समुद्र में नमकीन जल है, यानी कि लवणीय है, जो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें। कोई लवणीय अधिकांश सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, खाने वाला नमक कहता है इसको। देखिए डार्लिंग नदी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है डार्लिंग नदी। वो सोडियम क्लोराइड नहीं मिलता महासागर समुद्र में। डार्लिंग नदी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, सबसे दक्षिण छोर पे है, चारों ओर से समुद्र है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी पड़ता है। कोरेल पड़ता है सागर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर। देखिए कोरबा सागर देखा भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। कोरबा सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर। कोरबा सागर देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, पूर्व की ओर है। मेन मैप पे भी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर। कोरल सागर कही है, कोरबा सागर एक हो गया, कोरबा सागर। दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कहाँ है? तो खारा हो गया सबसे कैस्पियन, कैसाइन लगता है, जो रूस के पास है, रूस में। कैसे तरह ऐसे रूस में। देखिए यहाँ एशिया, एशिया में पड़ता है रूस। कैस्पियन सागर रूस में दुनिया का सबसे खारे पानी की झील है। एशिया में कहाँ? तो रूस में है। कांगो नदी है से विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। ऐसे काग विषुवत रेखा 0 डिग्री को 2 बार काटता है। यहाँ भी देखिए ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और कांगो नदी ऐसे गया, फिर इसे काटते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है ना, कांगो नदी। अब मैप में देखिए, मेन मैप में कांगो नदी है, कांगो नदी से काटते हुए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। एक बार ये विषुवत रेखा है, एक बार यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा। देखिए यहाँ पर कह रहा है दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी है। चौड़ी में कहा तमजे नदी है, यह भी नील नदी है से मिस्र में, आपको अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महादेश में। नील नदी देखिए लोकेशन इसका, दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में, मिस्र में पड़ती है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, अब भूमध्य सागर में गिर जाती है, भूमध्य सागर में। पश्चिमी चक्रवात कहाँ से उठती है? तो फिक्स के भारत के पश्चिम में पड़ता है भूमध्य सागर, वहीं से उठता है पश्चिमी चक्रवात। पश्चिमी चक्रवात भूमध्य सागर से उठता है, जो रबी के फसल के लाभदायक है। ये देखिए भारत का नक्शा यहाँ पर है। भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर है, यहीं से भूमध्य सागर पश्चिम में उठता है, उत्तरी पूर्वी हरियाणा, पंजाब में नुकसान होता है। अमेजन नदी अमेजन नदी जो है विश्व का सबसे बड़ी नदी है, बड़ी चौड़ी नदी में आता है, यह बड़ी नदी कही है। बहाव की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में, कितना दक्षिण अमेरिका में अमेजन है। देखिए अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। जब बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी भी है और सबसे बड़ी नदी माना जाता है अमेजन नदी विश्व में, दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील में। कह रहा मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में, कहाँ है? मिसिसिपी का उत्तरी अमेरिका में है। मिसिसिपी यहाँ लोकेशन है उत्तरी अमेरिका में। मिसिसिपी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। कह रहा साल्ट लेक, साल्ट नमक वाला सिटी, साल्ट लेक सिटी कहाँ है? तो आपको यहाँ पड़ता है अमेरिका में। ह्यूरन झील कहाँ है? तो अमेरिका में। ह्यूरन झील अमेरिका में, जो कनाडा अमेरिका को अलग करता है। ह्यूरन झील, साल्ट लेक झील अमेरिका में। देखिए साल्ट लेक सिटी अमेरिका में हो गया, और ह्यूरन झील का है, ह्यूरन झील अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर कौन है झील है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर देख लीजिएगा, विनिपेग है, कौन है पता नहीं, हमें लगता है ह्यूरन झील होना चाहिए, पता नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है विश्व का सबसे मीठे झील, तो मीठा में कहेगा सुपर झील उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। देखिए
सुपीरियर झील है विश्व के सबसे मीठे जल की झील है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के सीमा बनाता है सुपीरियर झील। विनिपेग झील भी उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील इसे उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ कह रहा है लवणता 100 ग्राम जल जब रहेगा ना, 100 ग्राम जल होगा, नमक की मात्रा होता है, यानी कि लवणता को प्रति 1000, 100 नहीं 1000 है जी, 1000 जल में नमक की मात्रा को याद करते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000। कितना होता है? 35,000 प्रति 35 भाग प्रति 1000। 1000 में 35 भाग निकालता है, ग्राम में भी होना चाहिए। महासागर के औसत लवणता है। विश्व का सबसे खारा पानी वाला झील है, तो खारा पानी में सबसे झील होता है मृत सागर। ये कर रहा है विश्व का सबसे खारे पानी वाला झील, तो मृत सागर है 340 ग्राम प्रति लवणता ना, 340 एक लवणता है ना, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। लीटर लवणता है जी, 1 लीटर में 340 ग्राम निकलता है। कहाँ मृत सागर? इजराइल में है। खारे पानी की झील कहेगा तो ऐसे विश्व के सबसे खारे पानी वाली झील कैस्पियन सागर झील है, लेकिन लवणता में कहेगा तो मृत सागर है, 340 ग्राम होता है। और वैसे औसत लवणता कहेगा तो 35 ग्राम, 35 भाग प्रति 1000 में। मृत सागर कहाँ? इजराइल में पड़ता है। लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका को 23.5 डिग्री मकर रेखा को 2 बार काटता है। लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, 23.5 डिग्री पड़ता है, वो मकर रेखा को 2 बार काटता है। 23.5 डिग्री मकर रेखा पड़ता है, ये लिम्पोपो नदी 2 बार काटता है मकर रेखा को 2 बार। जल का वितरण देखा जाए तो 97.3% महासागर में है, 97.3 महासागर में समझ लीजिए। अब बर्फ के रूप में है 2%। भूमिगत जल का है 0.68, 68 हो गया पॉइंट में भूमिगत जल के अंदर है, जमीन के अंदर। झीलों का अलावन है, मैंने जहाँ मीठा जल है 0.009, यानी कि 1 हम बोल सकते हैं, 0.01% है जो पीने लायक है। स्थलीय समुद्री 0.009 भी है, जितना पीते हैं उतना ही स्थलीय समुद्री। नमकीन झील यही हो गया। वायुमंडल में 0.0019% होता है, नदी में 0.001, या टोटल 100% हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय अवसर महिला 8 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च को। ये पृथ्वी दिवस कहेगा तो पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बिहार में र लगल है तो मार्च रौला। समुद्री पर नंगे पैर चलना कुछ जादुई लगता है, सही बात है। समुद्र पर नंगे पैर चलोगे तो पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन है ना, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सम्मोहित कर लेता है ना। पुलिन जाओगे ना, पुलिन पर मैंने समुद्र किनारे तो नमी नमी बालू मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगा, पवन समुद्री पक्षी मिलेगा, वायु हवा में लवणीय गंध मिलेगा, लहरों को संगीत मिलेगा, सम्मोहित कर लेता है। पुलिन बने समुद्र के तट पर बनता है। ताल और झील जो है ना, ताल और झील का पानी हमेशा शांत रहता है, जबकि ताल झील के तब जब महासागर के और महासागर का जल हमेशा गतिशील में रहता है, तो याद करना है, गतिशील रहता है, तालाब का नहीं। महासागर की गति तरंग रूप से होता है। महासागर में गति ज्वार के रूप में हो सकता है, धारा के रूप में, तरंग ज्वार धारा के रूप में हो सकता है गति। तरंग जो होता है, तरंग महासागर के सतह पर होता है, ये महासागर है इसी पर सतह पर होता है। ये तरंग का एग्जाम्पल है, यहाँ ये तरंग है, तरंग तो वही कह रहा है यहाँ पर, तरंग महासागर की सतह पर चलती है। जल लगातार उठता गिरता है, एक उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर उठा, यही जल लगातार उठता गिरता है, इसी को तरंग कहते हैं। समुद्र के तट पर दिखता है तरंग हमेशा। तूफान में तेज वायु चलेगा तो तेज वायु चलने पर तेज हो जाता है ये तरंग, पर विशाल तरंग उत्पन्न होती है तेज वायु चलने पर, जिसके कारण अधिक विनाशकारी भी होता है। भूकंप, ज्वालामुखी के उदाहरण, जब भूकंप आता है समुद्र में या ज्वालामुखी होता है समुद्र में या जल के नीचे
समुद्र के जल के नीचे भूस्खलन हो जाता है। जब भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन के कारण महासागर ये जल अधिक विस्थापित हो जाता है, मतलब और अधिक उड़ जाता है। जब ज़्यादा भूकंप आएगा तो महासागर का जल ऊपर उड़ जाता है 15 मीटर तक। 15 मीटर कितना मीटर तक? अगर 15 मीटर तक विशाल ज्वारी उठता है, ज्वारी तरंग उठता है 15 मीटर तक, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी अब तक का इसे 15 मीटर तक उठता है तो ज्वारी तरंग को सुनामी कहते हैं, लेकिन 15 मीटर तक रहेगा तो सुनामी। लेकिन अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर, सोचो 15 पर 1 0 बैठा दो, 150 मीटर तक देखने को मिला है सुनामी। सबसे विशाल है 150 मीटर। तरंग के चाल कैसे है? तो तरंग के चाल होता है 700 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए 1 घंटा में 700 दिल्ली पहुंच जाएगा लगभग, कानपुर तो जरूर पहुंच जाएगा तरंग। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अधिक विनाश हुआ था। तटीय क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट पड़ता है अंडमान निकोबार, यही डूब गया था उस समय, जब मलेशिया के उत्तर में पड़ता है अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी पृथ्वी का तांडव मचा दिया था। जब सुनामी होता है 15 मीटर तक ऊंचाई तक उठता है ज्वारी तरंग, यही ज्वारी तरंग को बोलते हैं 15 मीटर ऊंचाई को सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 के दिन है, 26 दिसंबर को, और 2004 में इंदिरा पॉइंट डूब गया था अंडमान निकोबार वाला। उसी समय 26 दिसंबर 2004 के 26 दिसंबर को हिंद महासागर में तरंगे या पोताश्रय के कारण, तरंग को ही बोलते पोताश्रय के कारण अधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे जो उछल था हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को भूकंपित परिणाम था का भूकंप का कारण होल था, जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा के पश्चिम में दिख रहा था। जो भूकंप आल था उसका केंद्र कहाँ था? सुमात्रा के पश्चिम में और था। इसका रिएक्टर देखा गया भूकंप के समुद्र में तो 9 था, 9 सबसे ज़्यादा विनाशकारी था। भारतीय प्लेट जो था बर्मा प्लेट के नीचे धंस गया था। भारतीय प्लेट नीचे धंस गया था, बर्मा ऊपर उठ गया था। नीचे धंस गया, ऊपर उठ गया बर्मा। 9 रिएक्टर था, सोच लीजिए। इसका चाल कितना था? सुनामी पृथ्वी वाला सुमात्रा वाला के भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गया था से 800 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था। ऐसे जनरल होता है पीछे देखे 700 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी चाल से 800 किलोमीटर सोच लो। 10 से 20 मीटर तक विस्थापित होल था, 10 से 20 मीटर तक पानी का विस्थापन होल था। भारत के प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश, तटीय हिम प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार तो डूब गया था। कहाँ का अंडमान? आंध्र प्रदेश ऊपर वाला, फिर तटीय प्रदेश जितना सब, तमिलनाडु नीचे ही है, केरल तमिलनाडु के बगल में, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार सबसे इधर प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 के हिंद महासागर में उठने के कारण सुमात्रा द्वीप के केंद्र था। केंद्र कहाँ था इसका? सुमात्रा के। ज्वार भाटा दिन में 2 बार होता है। कितने बार? 2 बार होता है। महासागर के जल का उठना और फिर गिरना, इसी को बोलते ज्वार भाटा। एक बार उठता है तो ज्वार, नीचे गिरता तो भाटा, वही है। बिजली भी बनता है ज्वार भाटा से, बिजली भी बनता है। सर्वाधिक ऊंच तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है। तट के बड़ा हिस्सा को डुबा दिया उठ करके तो ज्वार। वही जब जल अपने निम्नतम नीचे स्तर के आ जाती है, तट से पीछे दूर हट जाता है तो सब जलते भाटा। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा जब दोनों के शक्ति लगता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। किस कारण भाटा आता है ज्वार भाटा? तो सूर्य चंद्रमा के शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होगा तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षण हो जाता है, जिसके कारण ज्वार आता है। कहने मतलब कि पृथ्वी का जल चंद्रमा के नजदीक रहेगा तो चंद्रमा तीन लगता है गुरुत्वाकर्षण, उस समय ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा को भी अमावस्या दोनों दिन में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य भी चंद्रमा पृथ्वी तीनों
एक सीधी में होता है तो इस समय सबसे ऊंच ज्वार आता है। अब बड़ा बृहत ज्वार कहते हैं। देखिए सूर्य चांद तीनों एक सीधे रेखा में, पृथ्वी भी, इसमें उच्च ज्वार आता है। और निम्न ज्वार आता है उच्च ज्वार हो गया। फिगर में देखिए बृहत ज्वार या उच्च ज्वार एक ही हो गया। बृहत ज्वार कहो या उच्च ज्वार एक ही हो गया। तीनों एक सीधी रेखा में है, चाहे इसमें भी सीधी रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उच्च ज्वार होगा, है तो सीधी रेखा में ना। लघु ज्वार होता है जब पृथ्वी के समकोण बना देता है, कौन? चांद और सूर्य, तो उसमें लघु ज्वार निम्न ज्वार होता है। वही कह रहा पूर्णिमा अवसर के दिन में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही सीधे में होते, इस समय सबसे ऊंचा ज्वार होता है ना, ज्वार होता है जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में 90 डिग्री है ना, चांद अपने अंतिम चतुर्थांश पर होता है, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत हो जाता है, जिससे महासागर जल में पड़ती है। इस समय निम्न ज्वार होता है, जो लघु ज्वार कहते हैं। देख लिए अभी हम लोग फिगर में। ऊंच ज्वार नौ संचालक में काम आता है, जल स्तर को तटीय तक पहुंचा देता है। नौ संचालक को मछली पकड़ने में सहायता होता है। उच्च ज्वार होता है तो विद्युत उत्पादन तो जान ही रहा है। महासागर देखा जाए तो महासागर की धारा नीचे दिशा में चलती है, इसे हमेशा नीचे दिशा में चलती है और नियमित रूप से चलता है। हमेशा नीचे दिशा नियमित रूप से अस्थायी चलती है। गर्म ठंडा दोनों हो सकता है। महासागर की धारा गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी। जब गर्म होगा तो भूमध्य रेखा से निकलेगा और से ध्रुव की ओर चलेगा। गर्म होगा भूमध्य रेखा से निकलेगा, ध्रुव की ओर चलेगा। और जब यही ठंडा होगा तो ध्रुव से उत्पन्न होगा, उच्च अक्षांश से, ध्रुव के उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांश की ओर बढ़ता है। ध्रुव से उठेगा और निम्न और ठंडी इधर चलेगा, गर्म की ओर, निम्न अक्षांश की ओर। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलेगा। कब? जब ठंडा होगा तब। लेब्राडोर के ठंडी, लेब्राडोर डोर है तो डोर से ठंडी। गल्फ स्ट्रीम गर्म है। ये कोष्ण धारा है, ठीक ना। कोष्ण में गर्म धारा और सिद्ध धारा ठंडी वाला है। सोच लिए भूमध्य रेखा से जितना उठ रहा है सब ऊपर में जा रहा है तीर के अनुसार, तो गर्म होगा। उत्तरी विषुवतीय रेखा ये सब लाल है तो उत्तर की ओर, ये सब गर्म हो गया। उत्तरी प्रशांत अपवाह यह भी गर्म हो, क्योंकि इधर से उठ कर कैसे जा रहा है। अलास्का का धारा गर्म है। ये देखिए कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, काला है। तो देखिए ये सब विषुवत विपरीत हो गया। दक्षिण विषुवत धारा हो गया, है ना। उत्तरी विषुवत धारा हो गया। गल्फ स्ट्रीम हो गया जो गर्म की धारा है ना। कैनरीज धारा ठंडी हो गया, ऊपर से आ रहा नीचे कैनरीज ठंडी। वेनेजुएला हो गया ठंडी की धारा, क्योंकि बह रहा है। ब्राजीलियन धारा गर्म हो गया। किरोशियो की धारा गर्म है। ओशियो की धारा ठंडा है। देखिए किरोशियो की गर्म है, ओशियो कहेगा तो ऊपर से आ रहा है तो ठंडी है 60 डिग्री पर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन है, ठंडी जलधारा हो गया। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में पड़ता है। हम्बोल्ट की धारा, कौन सा? हम्बोल्ट के पेरू की धारा कह रहा, पेरू की बोलते हैं हम्बोल्ट धारा पेरू, जो एक है ठंडी जलधारा, ठंडी है। देखिए गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में उठता है, इसलिए गर्म भी है और अटलांटिक महासागर में है। एक प्रशांत अटलांटिक महासागर। महासागर जो है, महासागर का जो धारा देख रहे हैं हम लोग, किसी क्षेत्र को ताप प्रभावित करता है, ताप को प्रभावित करता है महासागर का जलधारा। गर्म से निकलने वाली धारा जिधर जलती है उससे गर्म कर देता है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी मिलता है वहाँ स्थान विश्व भर में मत्स्य केंद्र बनता है, जहाँ ठंडी और गर्म मिलता था। ऐसे क्षेत्र जापान के आसपास देखने को मिलता है। जैसे उत्तरी अमेरिका के जापान के आसपास क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन क्यों होता है? कि गर्म ठंडे जलधारा मिलते रहता है। और तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इलाका में देखे, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चित्र देखना है। गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ कोहरा मौसम होता है। इसमें बोल रहा है गर्म ठंडी शीत जलधारा मिलते हुआ स्थान विश्व भर के लिए सर्वोत्तम मत्स्य
मत्स्य क्षेत्र होता है। जैसे जापान और उत्तरी अमेरिका में गर्म ठंडी जलधारा मिलती है, तो जापान उत्तरी अमेरिका में तो मत्स्य उत्पन्न करता है। वही है, गर्म ठंडी जलधारा है तो वहाँ मत्स्य के साथ कोहरा भी मौसम होता है, कोहरे वाला मौसम होता है, जो न संचालक में बाधा होता है, कोहरा आ जाता है, दिखाई नहीं देगा।